प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ विचार करूंगा, हम चर्चा करेंगे। हम जो मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उस मध्यकालीन जो इतिहास है आपके पाठ्यक्रम में, आपके जो सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी के मध्य का इतिहास है। तो हम ये जो इतिहास पढ़ते हैं, इस इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है, साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, जिनके आधार पर हम उस इतिहास को पढ़ते हैं। तो हम इन्हीं स्रोतों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जैसे कि आप देखते हैं कि मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसको दो भागों में वो हमें दिखाई देता है। पहला सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। तो हम पहले बात करेंगे सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में। सबसे पहला जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में, वह है चचनामा। और इसके लेखक के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती, लेकिन शायद चाच नामक किसी व्यक्ति की ये शायद रचना मानी जाती है, विद्वानों का ऐसा मानना है। और चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम से पहले के और मोहम्मद बिन कासिम के बाद के सिंध के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा जो ग्रंथ है वह है तारीख उल हिंद, या जिसको हम किताबुल हिंद भी कह सकते हैं। और इसकी रचना की थी अल-बरूनी ने, जिसका पूरा नाम था अबू रेहान इब्न अहमद अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में महमूद गजनवी की सेनाओं के साथ भारत आया था। और अल-बरूनी राजनीति, चिकित्सा, गणित, धर्म और दर्शन का जानकार था, ज्ञाता था। और वो भारतीय धर्म और दर्शन के बारे में भी गहरी रुचि रखता था। अल-बरूनी पहला विदेशी इतिहासकार था, मुस्लिम इतिहासकार था, जिसने भारतीय लोगों की जो उपलब्धियां थी, दर्शन, विज्ञान, कला के संदर्भ में, वो उनका केवल आलोचक ही नहीं था, बल्कि वो उनका प्रशंसक भी था। और उसने भारतीयों की जो बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक जो सफलताएं हैं, उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अल-बरूनी का जो ग्रंथ है किताबुल हिंद, तहकीक हिंद आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें महमूद गजनवी के आक्रमण, वहाँ तत्कालीन समाज, धर्म, सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन आदि के बारे में भी उसने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है सल्तनत काल की जानकारी का, वो है ताजुल मआसिर, ताजुल मआसिर। इस ग्रंथ का जो रचयिता है वह है हसन निजामी। और हसन निजामी जो था वो भारत में मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आया था, गोरी की सेनाओं के समय, आक्रमणों के समय। इस ग्रंथ में हसन निजामी ने 1192 ईस्वी से लेकर 1218 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें विभिन्न स्थानों की, क्षेत्रों की, मनोरंजन की आदि जानकारी मिलती है। चौथा जो ग्रंथ है वह है तबकाते नासिरी। और तबकाते नासिरी का जो रचयिता है, ग्रंथ को लिखने वाला, वह है
मिनहाज उस सिराज। मिनहाज के ग्रंथ में हालांकि कई कमियां नज़र आती हैं, लेकिन इसमें जो जानकारियाँ मिलती हैं जो हमें तत्कालीन इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इतिहासकार कहते हैं कि वो समायोग्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है मिनहाज उस सिराज। 1260 ईस्वी तक के दिल्ली और भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। और हम बात करते हैं जब रजिया सुल्तान की, रजिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, तो रजिया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत ही मिनहाज का ग्रंथ तबकाते नासिरी है, जिसमें हमें रजिया की समस्याओं के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसके पतन के बारे में, उसके समय के विद्रोह के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मिनहाजी कहता है कि जो भी गुण या योग्यताएं शासक में होनी चाहिए वो सब रजिया में थी, लेकिन एक योग्यता नहीं थी, क्योंकि वो एक स्त्री थी, यानी पुरुष नहीं होना ही उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। पांचवा जो महत्वपूर्ण हम बात करते हैं ग्रंथ है, या यूँ कहें कि अमीर खुसरो की जब हम रचनाओं की बात करते हैं तो उनमें देखते हैं कि अमीर खुसरो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विद्वान था और उर्दू का जन्मदाता भी माना जाता है। जो उसके विभिन्न ग्रंथ हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, कीरान उस सदाइन। अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ की रचना 1289 में की और इस ग्रंथ में कैकुबाद और बुगरा खां के मध्य जो मुलाकात हुई थी, जो संपर्क हुआ, उसकी भी जानकारी हमें इसी ग्रंथ से मिलती है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी कीरान उस सदाइन से जानकारी मिलती है। कीरान उस सदाइन में ही दिल्ली की स्थिति, उसके मुख्य भवन, दिल्ली का दरबार, उसका ऐश्वर्य, मद्यपान गोष्ठियाँ, संगीत, नृत्य की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। छठा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो भी अमीर खुसरो का है, मिफ्ता उल फुतूह। इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने 1291 ईस्वी में की थी। इसमें जलालुद्दीन खिलजी की प्रारंभिक उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सातवां जो ग्रंथ है वो भी अमीर खुसरो का है, आशिका। इस ग्रंथ का नाम है, देवल रानी खिज्र खां के नाम से भी ये जाना जाता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां और जो गुजरात का शासक था बघेल वंश का राजा कर्ण, उसकी पुत्री देवल देवी और खिज्र खां के मध्य प्रेम और उनके विवाह आदि के बारे में इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। आठवां ग्रंथ ये भी अमीर खुसरो का ही है, खजाइन उल फतूह, अर्थात इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है तारीखे अलाई, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है खजाइन उल फतूह। इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने 1311 ईस्वी में की थी और इस ग्रंथ में हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभिक 15 वर्ष के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां, उसकी आर्थिक नीति, उसकी बाजार नियंत्रण की नीति, इस दृष्टि से भी कीरान उस सदाइन खजाइन उल फतूह अर्थात तारीख फिरोज शाही, तारीख अलाई, ये जो ग्रंथ है ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खजाइन उल फतूह। नवा जो ग्रंथ है ये है तुगलकनामा। ये अमीर खुसरो की अंतिम रचना है, जिसकी रचना उसने तुगलक वंश के प्रारंभ में की थी अपनी मृत्यु से पूर्व। और इस ग्रंथ में खुसरो खां का विद्रोह और तुगलक वंश की स्थापना के प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 10वां जो ग्रंथ है वह है तारीख फिरोज शाही।
इस ग्रंथ की रचना की थी जियाउद्दीन बरनी ने। वैसे ऐतिहासिक दृष्टि से ये ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस ग्रंथ की रचना बरनी ने जेल में रहते हुए की थी, जब वो मोहम्मद तुगलक उससे नाराज हो गया था, रुष्ट हो गया था। बाद में क्षमा मिल गई, लेकिन मोहम्मद तुगलक का ये प्रशंसक था, उसका विश्वास पात्र था, जिस कारण फिरोज इससे नाराज हुआ और फिरोज ने इसको जेल में डाल दिया। और फिरोज को प्रसन्न करने के लिए ही जियाउद्दीन बरनी ने उसकी प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था, तारीख फिरोज शाही। और इस ग्रंथ में हमें खिलजी वंश की आर्थिक जीवन, न्यायिक सुधार, तत्कालीन राजनीति, तुगलक वंश के बारे में, न्यायिक सुधारों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो बरनी का ग्रंथ है तारीख फिरोज शाही, इसमें दार्शनिकों, संतों, कवियों आदि की भी एक लंबी सूची हमें प्राप्त होती है। 11वां ग्रंथ है फतवाए जहांदारी। ये भी जियाउद्दीन बरनी का ही ग्रंथ है और इसकी रचना बरनी ने उच्च वर्ग का मार्गदर्शन करने तथा फिरोज के समक्ष आदर्श उपस्थित करने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की थी। और इसमें शरीयत के अनुसार सरकारी कानूनों के पक्ष का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो 12वां ग्रंथ है वह तारीख फिरोज शाही। इस ग्रंथ की रचना की थी शम्से सिराज हफीफ ने। शम्से सिराज हफीफ ने। हफीफ जो था ये फिरोज के समय दीवाने वजारत में कार्यरत एक महत्वपूर्ण अधिकारी था और विद्वान था। और इस ग्रंथ में हमें जहाँ से बरनी के तारीख फिरोज शाही ग्रंथ में फिरोज का इतिहास खत्म होता है, वहीं से हफीफ ने अपना ग्रंथ लिखा है, अर्थात 1357 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक के फिरोज के शासनकाल की जानकारी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हफीफ का तारीख फिरोज शाही। इसमें फिरोज के व्यक्ति